Hello everyone, welcome to our YouTube channel Gyan Mimamsa. In today's video, we will discuss the society part of GS paper 1 2020 एग्जाम. इसमें हम 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सोसाइटी के. इससे पहले हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री के आंसर्स को कैसे अप्रोच करते हैं, और आई होप कि आप सब लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया होगा. आज हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 1 का फोर्थ पार्ट, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जीएस पेपर 2 के पार्ट से और फिर जीएस पेपर 3. अभी मैं जल्दी ही इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स भी स्टार्ट करने वाला हूं. उसमें हम वीडियोस बनाएंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड के, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, इंडियन सोसाइटी से देयर वर टोटल 5 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन था पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से 15 मार्क का, सो दिस वाज 75 मार्क्स. फीचर से 2 क्वेश्चन थे, बाकी तीनों पार्ट से, कम्युनलिज्म से, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म वाले पार्ट से एक, वल्नरेबल सेक्शन से एक, ग्लोबलाइजेशन से एक, और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से एक क्वेश्चन. तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन थे. फर्स्ट क्वेश्चन वाज, हैज कास्ट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी? इलैबोरेट योर एग्जांपल विद आंसर विद इलस्ट्रेशंस. तो कीवर्ड्स क्या है देखिए, कास्ट की लॉस्ट इट्स रेलेवेंस और मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी, ये कीवर्ड्स हैं, और आपको इलस्ट्रेशंस के साथ देना है. इलस्ट्रेशंस का मतलब होता है एग्जांपल्स. तो यू नीड टू गिव दिस विद एग्जांपल. आपको ये बताना है कि क्या मल्टीकल्चरल सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में हमारी जो कास्ट सिस्टम है वो फेल हो चुका है. तो इसमें हम इंट्रोडक्शन में हम डाल सकते हैं कास्ट, क्योंकि कास्ट देखिए कीवर्ड है. कास्ट की डेफिनेशन और मीनिंग आपके अकॉर्डिंग, और फिर हाउ इंडियन सोसाइटी इज अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी. ठीक है. फिर आप कह सकते हैं कि नहीं, कास्ट है वो अंडरस्टैंडिंग करने में वो फेल नहीं हुई है, इट हैजंट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस. क्योंकि देखिए, कास्ट और जो कल्चर है ये दोनों बहुत पुराने हैं इंडिया में, एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं, और दोनों कोएग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ठीक है. अगर कल्चर इज टोटली डिफरेंट एंड कास्ट इज टोटली डिफरेंट, तो आप इसको इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और साथ में इंटरडिपेंडेंट भी है. कैसे? विद इन वन कल्चर देयर आर डिफरेंट कास्ट. और जो कास्ट सिस्टम है ये सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं है. इफ यू लुक डीपली, तो ये हर उसमें आपको मिलेगा, सभी रिलीजन में आपको मिलेगा. तो यू कैन राइट अबाउट दैट. तो इंडिपेंडेंट कैसे है? एक कास्ट का एक कल्चर एंड दूसरे कास्ट का दूसरा कल्चर इज डिफरेंट, एंड विद इन द सेम रिलीजन there are different cultures, and within the same caste there are different cultures. So this way they are also independent of each other, and they are also interdependent on each other. ठीक है. और दोनों एग्जिस्टेंस है बहुत पुरानी है. तो यू कैन गिव एग्जांपल्स, तो ट्राई कीजिए कि थोड़ा डाइवर्स एग्जांपल्स देंगे, सिर्फ हिंदुइज्म की कास्ट का एग्जांपल ना देके आप थोड़ा सर्च करें. ठीक है. हर कम्युनिटी में अपनी कास्ट सिस्टम है, हर रिलीजन में, तो उसके ऊपर भी आप अगर थोड़ा लिखेंगे तो थोड़ा डाइवर्स रहेगा. क्योंकि आपको ये चीज भी शो करनी है कि इंडियन सोसाइटी है वो मल्टी कल्चरल है, सिंगल रिलीजन नहीं है, मल्टीपल रिलीजन है. तो यू कैन राइट 4-5 पॉइंट्स लिखेंगे तो आप 2-3 हिंदुइज्म के आप कास्ट के एग्जांपल दे सकते हैं, और 2-3 अदर रिलीजन से. फिर क्या है, आप अपना ओपिनियन देंगे. देखिए, आपसे हैज पूछा गया है, क्या क्या आपको लगता है? तो देखिए, बेसिक ओपिनियन तो आई वुड से कि नो रहेगा. अगर आपका ओपिनियन यस भी है तो भी आप उसके फेवर में एग्जांपल्स देंगे. नो के फेवर में एग्जांपल देना थोड़ा इजी है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसी फेवर में इसी उसमें जाएं. ठीक है. कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या कास्ट को इंडियन मल्टीकल्चरल सोसाइटी से वो कर सकते हैं, सेपरेट किया जा सकता है? नहीं. क्योंकि देखिए, इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, और यहाँ पे जो भी आता है वो यहाँ का होके रह जाता है. तो वी कैन नॉट सेपरेट. ठीक है. तो इस वे में इस आंसर को हम लिख सकते थे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कोविड-19. कोविड-19 पेंडेमिक एक्सेलरेटेड क्लास इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी इन इंडिया. इस पे आपने कमेंट करना है. कमेंट का मतलब क्या होता है? आपको इसको स्टेटमेंट को इधर वैलिड बताना है और इनवैलिड बताना है, या फिर आप दोनों का मिक्स से डाल सकते हैं. कुछ पॉइंट्स बताएंगे जो इसको वैलिड बताएंगे, कुछ पॉइंट्स बताएंगे जो इसको इनवैलिड बताएंगे, एंड यू कैन कंक्लूड कि हाँ जी ऐसा सही है या हाँ जी ऐसा सही नहीं है. तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसको. कोविड-19 ने एवरी सिंगल पर्सन इन द सोसाइटी को इंपैक्ट किया, वेदर रिच और पुअर, कोई भी.
इक्वल्स पॉवर्टी, क्लास, कास्ट, हर चीज से, ठीक है। तो फिर आप देखिए इसमें आप पढ़ सकते हैं, आरबीआई की रिपोर्ट है, ठीक है, और इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं देखिए माइग्रेशन से। तो माइग्रेशन जो हुआ किसका हुआ, पुअर का, पुअर लोग माइग्रेट हुए, लेबर्स थे। तो यू कैन से कि हाँ देवर, इनकी इनइक्वालिटीज और पॉवर्टी इंक्रीज हुई है क्योंकि इनके पास काम नहीं था, नो वर्क। तो और ये वही लोग होते हैं जो काम करते हैं और पैसा कमाते हैं, डेली वेजेस, ठीक है। सेकंड है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वाज नॉट इम्पैक्टेड आरबीआई की रिपोर्ट के अंदर। एग्रीकल्चर को छोड़ के ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज इम्पैक्टेड, ऑल्दो एग्रीकल्चर वाज आल्सो इम्पैक्टेड बट इन लेस एक्सटेंट। तो लेबर एबिलिटी बढ़ गई, तो एग्रीकल्चर लेबर का जो प्राइस है, पैसे हैं, वो थोड़े कम हो गए। अगेन इनइक्वालिटी बढ़ गई, पॉवर्टी बढ़ी है, क्योंकि अगर पैसे कम मिलेंगे डेली वेजर्स को तो बढ़ेगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, कम हो गया, इंडस्ट्रीज में वर्क की अवेलेबिलिटी कम हो गई, अगेन प्राइस, सॉरी, इनइक्वालिटीज बढ़ गई और पॉवर्टी भी बढ़ गई, लोगों के पास पैसे कम हुए। अब देखिए इंडस्ट्रीज वाले हैं उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों नहीं फर्क पड़ता, प्राइस राइज। अब देखिए अगर कोई एक्स है, उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है और अगर इसकी डिमांड है, ठीक है, तो उसके प्राइस राइज हो रहे हैं। अगर प्राइस राइज हो रहे हैं तो इंडस्ट्री वाले दे आर अर्निंग, ठीक है। सो दे डिडंट गेट अफेक्टेड मच, और अफेक्ट कौन हुआ, पुअर पीपल। जीडीपी है, रिड्यूस हुई, और जब भी जीडीपी है अगर रिड्यूस होती है तो डायरेक्टली ज्यादा इंपैक्ट किसको होता है, पुअर्स को। लोअर स्ट्रेटा इज ऑलवेज इंपैक्टेड व्हेनेवर देयर इज एन एडवर्सिटी इन द इकोनॉमिक सिचुएशन, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो अपर क्लास, मिडिल क्लास, वो तो क्या है अपना कैसे भी वो कर लेते हैं, काम चला लेते हैं, बट पुअर आर द मोस्ट अफेक्टेड, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इतना लिख देंगे, आरबीआई की आप रिपोर्ट पढ़ते हैं और फैक्ट्स और डाटा आपको लिखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या आपके आंसर की ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप डेटा के लिए, जैसे कि मैंने अपना पिछला वीडियो में बोला था, पिछले वीडियो में, कि डेटा के लिए सेपरेट कॉपी लगा के सोसाइटी का डाटा, ठीक है, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड डाटा, ठीक है, हर चीज का आप डाटा जो है सेग्रीगेट कर लें। और डेफिनेटली इकोनॉमिक सर्वे तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे 2021 के लिए, ठीक है, तो उसमें आपका आ जाएगा। और हाँ, जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो आई विल बी मेकिंग वीडियोस ऑन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आल्सो, ठीक है। तो आप फिर कंक्लूड कर सकते हैं, या तो गवर्नमेंट एफर्ट्स डाल के जो कोविड 19 का इकोनॉमिक इंपैक्ट है उसको कम करने के लिए, या फिर अपने सजेशंस देके आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, डू यू एग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस। यहाँ पे क्वेश्चन में फिर से पार्ट है दो, रीजनलिज्म और कल्चरल असर्टिवनेस। आर्ग्यू करना है, आर्ग्यू का मतलब अगेन आपको दोनों साइड में आर्ग्यूमेंट देने हैं, ट्राई और गुड और बैड दोनों साइड में, और फिर आपको कंक्लूड करना है ऑप्टिमिज्म के साथ। ट्राई कीजिएगा, सारे जो आपके कंक्लूजन है दैट शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। तो आप रीजनलिज्म को डिफाइन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, कीवर्ड है हमारा। इंट्रोडक्शन लिखने के मैंने पहले भी तरीके बताए हैं, देखिए या तो आप कीवर्ड को डिफाइन कीजिए या उसको डिस्क्राइब कीजिए। यू नीड नॉट टू डिफाइन अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आती। साथ में अगर कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो उसको डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर रिसेंट कुछ इवेंट हुआ है तो उसको डाल सकते हैं। सोसाइटी में आप इन चार तरीके से अपना जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है रीजनलिज्म की डेफिनेशन से आपको सजेस्ट किया। फिर आपकी जो स्टेटमेंट है ये क्या पूछ रही है, रीजनलिज्म है वो इंडिया में कल्चरल असर्टिवनेस राइज होने की वजह से आ रहा है। तो आपको क्या करना है, दोनों में, इसके फेवर में एंड अगेंस्ट में अपनी स्टेटमेंट लिखनी है कि हाँ जी हो भी रहा है, विद एग्जांपल, कि हाँ जी कुछ कुछ जगह है जहाँ कल्चरल असर्टिवनेस की वजह से रीजनल आ रहा है, जैसे कोई भी एक कास्ट सुप्रीमेसी, जैसे मराठा सुप्रीमेसी में भी, ठीक है, तो सन ऑफ सोयल है तो थोड़ा आता है वहां से रीजनलिज्म, ठीक है, कल्चरल असर्टिवनेस है। और नहीं भी आता है क्योंकि देखिए फिर से इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, और सब कल्चर को एग्जिस्ट करते हैं। इवन एक सिंगल उसमें भी अगर हम बात करें स्टेट के रीजनलिज्म की बात करें तो वो कल्चर स्पेसिफिक नहीं भी होता, ठीक है, सब लोग विद इन द रीजन आते हैं उसमें अपने रीजन को बचाने के लिए। फिर आप लिख सकते हैं रीजनलिज्म में भी गुड और बैड, ठीक है, रीजनलिज्म हमेशा बुरा हो जरूरी नहीं है। रीजनलिज्म के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो अच्छे भी हैं, जैसे कि अपने रीजन को सुपीरियर बनाना, अच्छा बनाना, साफ सुथरा रखना, दैट इज द गुड साइड ऑफ रीजनलिज्म। बैड साइड जब हो जाती है जब वो रीजनलिज्म
अल्ट्रा रीजनलिज्म में चला जाता है और रेडिकलाइजेशन आ जाती है कि माय रीजन इज द बेस्ट, और उसको बड़ा बनाने के लिए मैं किसी दूसरे रीजन को वो भी कर सकता हूँ, हार्म भी कर सकता हूँ, सो दैट इज बैड। तो आप गुड और बैड दोनों फॉर्म में लिखेंगे और यू कैन ऑलवेज कंक्लूड विद ऑप्टिमिज्म कि हाँ जी गुड, रीजनलिज्म इज गुड प्रोवाइडेड कि वो थोड़ा कंट्रोल्ड रीजनलिज्म हो और वो एक्सट्रीम में ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज 15 मार्कर है ये। ठीक है, 15 मार्कर के लिए हम पहले बात कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 11 मिनट्स आपको मिलते हैं एंड यू नीड टू राइट अराउंड 3 पेजेस 250 वर्ड्स। ठीक है, तो 250 वर्ड्स का जो है इस पे ध्यान दीजिएगा, पेजेस पे ध्यान मत दीजिएगा। हर किसी का लिखने का थोड़ा अलग वो होता है, स्टाइल अलग होता है, स्पीड भी अलग होती है और डिस्टेंस स्पेसिंग वगैरह। कुछ लोग होते हैं वो एक पेज में 125 वर्ड्स भी लिखते हैं, कुछ लोग होते हैं एक पेज में 100 वर्ड्स भी लिखते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 2 से 2.5 पेजेस में अगर आप लिखते हैं 2.5 पेजेस तो इट्स गुड इनफ। क्वेश्चन क्या है, इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए इसमें कीवर्ड्स है प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी तो ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स हैं। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पे 3 कीवर्ड्स हैं। तो हम इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं इंडियन सोसाइटी और उसकी डाइवर्सिटी के साथ हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडियन सोसाइटी इज वेरी डाइवर्स। ठीक है, इवन बिफोर ग्लोबलाइजेशन वाज इन, मतलब ग्लोबलाइजेशन से पहले भी बहुत सारे लोग आउटसाइड इंडिया से आते थे और बहुत सारे कल्चर्स हैं, मल्टी कल्चरल मल्टी एथनिक सोसाइटी है। तो इस वो फॉर्म में आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और आपका जो भी ओपिनियन है, इफ इट इज अंडर थ्रेट और इफ इट इज नॉट अंडर थ्रेट, ठीक है, तो आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। यहाँ पे जनरली ऐसा नहीं है कि आपको दोनों वो लेने हैं, दोनों ट्रेट लेने जरूरी नहीं है, क्योंकि आप एक वो लेके साइड लेके और उसके फेवर में आर्गुमेंट दे सकते हैं। जैसे कि आप अगर मानते हैं कि डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म में अंडर थ्रेट है तो उसके फेवर में आप एग्जांपल देंगे और अपना ओपिनियन पुट फॉरवर्ड करेंगे, और अगर नहीं है तो उसके फेवर में। लेकिन जो भी आपका व्यू है उसके अगेंस्ट भी एक दो आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन इस पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं देना है, फ्यू पॉइंट्स। ठीक है, अगर आपको लगता है कि है तो उसके अगेंस्ट भी लिख सकते हैं, हाँ है बट स्टिल कुछ कुछ पॉजिटिव्स भी हैं इस चीज में, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और कंक्लूड कर सकते हैं इंडियन सोसाइटी इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर, इट हैज बीन अ प्लूरलिस्टिक एंड डाइवर्स सोसाइटी एंड इवन विद ग्लोबलाइजेशन डाइवर्सिटी में फर्दर इंक्रीज। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन है वो फर्दर डाइवर्सिटी को बढ़ा सकता है, इट इज अ गुड थिंग। अगर आप इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते हैं, और अगर आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि हाँ प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी को ग्लोबलाइजेशन से अफेक्ट हो रहा है, तो यू नीड टू कंक्लूड डिफरेंटली। तो जो कंक्लूजन है आपका आंसर है उसी लाइन में होना चाहिए। कंक्लूड अगर आप मतलब अगर आप पॉजिटिव अफर्मेटिव हैं तो आपका कंक्लूजन अफर्मेटिव होना चाहिए, और अगर आप अगेंस्ट हैं तो आपका कंक्लूजन अगेंस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज customs and traditions suppress reason leading to obscurantism. Do you agree? obscurantism का मतलब होता है मतलब प्रगतिवाद, मतलब कि प्रोग्रेसिवनेस, एंटी प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सप्रेस रीजन, हमारी तर्क शक्ति को हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस है वो कम कर देते हैं। इसकी वजह से क्या है, जो सोसाइटी है दैट इज एंटी प्रोग्रेसिव, दैट इज ऑब्सक्यूरेंटिज्म। आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या नहीं? साफ साफ पूछा इन्होंने, यस और नो। और आपको एग्जांपल्स तो देखिए देने ही देने, लेकिन आपको आप ये नहीं कहते हाँ भी और ना भी, इसमें आपको थोड़ा सा जो है देना है। तो आप कस्टम्स एंड ट्रेडिशन की इंपॉर्टेंस इन इंडियन सोसाइटी, इससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर लिख सकते हैं हाँ कस्टम एंड ट्रेडिशन है तर्क शक्ति को कम करते हैं, इसकी वजह से एंटी प्रोग्रेसिवनेस आती है सोसाइटी में। यू कैन गिव एग्जांपल्स। ठीक है, बहुत सारे हैं ऐसे ट्रेडिशंस। ठीक है, जो पहले फॉर एग्जांपल आप पुराने ट्रेडिशन की बात करें तो सती प्रथा था, तो ये थोड़ा रीजनिंग को कम करता था इसलिए एंटी प्रोग्रेसिव था, इसको हमने रिमूव कर दिया। तो कस्टम्स एंड ट्रेडिशन जरूरी नहीं है कि हमेशा बुरे हो, दे कैन बी मतलब इन डिफरेंट वे। उस टाइम पे वो अच्छे थे तो दे शुड ऑलवेज इवॉल्व। कुछ ऐसे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस भी है जो अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल दे सकते हैं कुमकुम लगाना माथे में, सेंटर ऑफ द फॉरहेड, क्योंकि सेंटर ऑफ द ये साइंटिफिक है। ठीक है, तो आप इस चीज को कर सकते हैं। लेकिन आप कुछ एग्जांपल्स और भी दे सकते हैं, जैसे रिसेंट इंडियन साइंस जो इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस हुई थी, उसमें बहुत सारे ऐसे कस्टम्स एंड ट्रेडिशन बेस्ड साइंटिफिक फैक्ट दिए गए थे जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं।
ठीक है। तो आप दोनों फॉर्म में कुछ आर्गुमेंट देंगे और आप अपनी साइड देंगे, यस और नो में आपका जो है आंसर होना चाहिए कि आप इस चीज से एग्री करते हैं नहीं कर सकते। कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है दे आर एज ओल्ड, इन एवरी रिलीजन एज ओल्ड है, ठीक है। और वो उस टाइम पे हो सकता है वैलिड हो, आज हो सकता है क्योंकि मोर साइंटिफिक इंटरप्रिटेशंस की वजह से उस टाइम हो सकता है कि साइंटिफिक नॉलेज कम हो, ठीक है। तो जैसे चर्च था, दे यूज्ड टू से कि अर्थ के चारों ओर सन चक्कर काटता है, ठीक है, और इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज भी आए, बट फाइनली इट इज प्रूव्ड कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। तो इस टाइप से अगर हम कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस में जो भी इश्यूज हैं उनको साइंटिफिकली इंटरप्रेट करें और उनको अच्छे से समझाएं लोगों को, तो वी कैन टेक केयर ऑफ थिंग्स कि ऑब्सक्यूरेंटिज्म ना आए, ठीक है, एंटी प्रोग्रेसिव नेचर ना हो हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। नेक्स्ट, ये दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। एक ही क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर, इस बार भी एक ही आया। हाउ हैव डिजिटल इनिशिएटिव्स इन इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू फंक्शनिंग ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द कंट्री? ठीक है, डिजिटल इनिशिएटिव्स और एजुकेशन सिस्टम है। इलैबोरेट योर आंसर। जब भी इलैबोरेट करना है तो मतलब आर्गुमेंट जनरली इन फेवर में देने हैं इसके, ठीक है, और कुछ अगेंस्ट में भी दे सकते हैं, कुछ इश्यूज भी दे सकते हैं। बड़ा इसका आंसर का बड़ा सिंपल फ्लो रहेगा। इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट्स, कैसे कैसे हुए हैं डिजिटल इनिशिएटिव से हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या चेंजेस आए हैं। उसके बाद देखिए उसमें कुछ इश्यूज होंगे ऑलवेज, और यू कैन कंक्लूड विद सम सजेशंस। तो ये जो आंसर होता है इसको लिखना थोड़ा इजी होता है, बिल्कुल एक सेट फॉर्मेट में आप इसको आंसर को लिख सकते हैं। तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्यों आया है, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन का पहले तो कुछ ज्यादा वो था नहीं, कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो यू कैन इंट्रोड्यूस विद कोविड-19 एंड एजुकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा है उसका, और हाउ डिजिटल एजुकेशन इज एन अल्टरनेटिव राइट नाउ। तो इसके बाद आप पॉजिटिव पॉइंट्स लिख सकते हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लिख सकते हैं, ई पाठशाला है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, स्वयं प्रभा स्मार्ट बोर्ड इनिशिएटिव, इनको आप लिख सकते हैं इसमें, और पॉजिटिव पॉइंट लिख सकते हैं। कोविड-19 से कनेक्ट कर सकते हैं इन सबको, देखिए करंट से कनेक्ट करना है। इश्यूज है बहुत सारे, डिजिटल डिवाइड है, रीजनल इश्यूज हैं, फिर सबसे बड़ा इशू मनी, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस है, क्योंकि जिनके पास इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है वो डिजिटल एजुकेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाते, तो कुछ इश्यूज हैं। फिर वे फॉरवर्ड में आप कुछ सजेशंस दे सकते हैं, एंड दिस वे यू कैन कंप्लीट। So this was all about today's video. इसमें हमने अब GS पेपर 1 कंप्लीट कर दिया है, all 20 क्वेश्चंस यू कैन राइट, और अगर आप लिखते हैं तो info@gyanmimamsa.com पे आप उसको मेरे को ईमेल कर सकते हैं टिल 18th of January, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट उसमें GS 2 के एनालिसिस करेंगे और जल्दी ही इंटरनेशनल रिलेशन के वीडियोस भी लाऊंगा, और जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे आता है तो I'll be bringing videos regarding the analysis of the economic survey. So stay tuned. अगर आपको इन सब में से कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने लिंक्स डाल दूंगा, तो उन लिंक्स के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।